हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 25 मई 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई सारे टॉपिक हैं, उनका डिटेल पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब पिछले कुछ दिनों का वीडियो नहीं आ पाया था, करीब 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुके हैं। कोविड-19 की वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी और चाह कर भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहुत ख़राब बीमारी है ये। लेकिन अब कंटेंट आने लगा है, शुरू हो चुका है, तो रेगुलर आपको मिला करेगा। और पिछले वीडियोस के जो पीडीएफ हैं, जो कंटेंट रह गया है, वो भी आपको मिल जाएगा अगले कुछ दिनों में। तो शुरू करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, चक्रवात यास किस समुद्र से उठा भयानक तूफान है? आंसर होगा इसका बंगाल की खाड़ी। ओके, मौसम विभाग का कहना है कि 26 मई को ये जो तूफान है वो ओडिशा के बालासोर तट से टकराएगा। इसकी स्पीड 155 किलोमीटर से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि हवा की जो रफ्तार है वो 180 किलोमीटर तक जा सकती है। तो इसी वजह से इस तूफान को खतरनाक माना जा रहा है, लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। अभी चूंकि 25 मई है, इसलिए ये तूफान इस तरह से बिहेव कर रहा है। आगे ये बढ़कर और यहाँ टकराएगा उड़ीसा के बालासोर में, और इसका इफेक्ट आगे झारखंड तक जाएगा। ओके, और काफ़ी बड़े एरिया में ये अपना असर दिखाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार तूफान आ रहे हैं। अगर बात करें कि बंगाल की खाड़ी में पिछली बार कब ये इस तरह का तूफान आया था, तो वर्ष 2020 में चक्रवात तूफान आया था, उसका नाम था अम्फान, पिछले साल। और उससे पहले मई 2019 में आया था तूफान फानी, तो उसने काफ़ी तबाही मचाई थी। और आप महसूस कर रहे होंगे उत्तर भारत में ख़ास तौर पर और देश के कई सारे इलाकों में मौसम जो है वो सुहाना हो गया है। चिलचिलाती गर्मी का मौसम है, ये मई का मौसम है और इस वक्त सुहानी हवा चल रही है। लेकिन ये जो मौसम है, मौसम का जो लुभावना हुआ है, सुहाना बनना है, ये हमारे लिए तो अच्छा लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, ना ही समुद्र के तट के पास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले ही अरब सागर की वहाँ पर अरब सागर में तूफान उठा था, ताउते या तौकते दोनों कह सकते हैं। तो उसने देश के पश्चिमी हिस्से को प्रभावित किया था। पश्चिमी हिस्से में, ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है। ओके, तो पश्चिमी हिस्से में ये तौकते जो है वो गुजरात से टकराया था। और अब तूफान यास आया है जो कि पूर्वी भारत में आगे बढ़ रहा है और कल टकराएगा 26 मई को। तो यहाँ सवाल उठता है कि चक्रवाती तूफान बनते कैसे हैं? देखिए, जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान उठता है। तो यहाँ पर सवाल होगा कि समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र क्या होता है और ये कैसे बनता है? इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। सब कुछ गर्म हो रहा है तो समुद्र भी गर्म हो रहा है, उसका भी तापमान बढ़ रहा है। तो जब समुद्र गर्म होना शुरू होता है तो उसकी गर्मी से हवा ऊपर की ओर उठती है और उस खाली जगह को भरने के लिए, यानी जो वैक्यूम सी स्थिति है उसको भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं आती हैं। जो इस वक्त ये तूफान है यास, उसकी स्थिति मैं दिखा रहा हूँ। और चारों तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो भी नमी लेकर आ रही है वहाँ पर। ओके, तो इस दौरान ये यहाँ पर बादलों का निर्माण बहुत तेजी से होता है, वो ठंडी हवा नीचे आना चाहती है तो एक चक्रवात बन जाता है, यही चक्रवात हो जाता है। ओके, तो हवा तेजी से घूमती है, बहुत तेजी से। ठीक है, तो समुद्र जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या फिर कहें गर्मी सोखने का एक बड़ा योगदान करता है। समुद्र गर्म होता है तो उससे ये चक्रवात होता है और उससे पूरे समुद्र के ठंडा होने का, यानी नॉर्मल स्थिति में आने की प्रक्रिया उसको होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि चक्रवात तूफान जो है, इसके जरिए समुद्र खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये तूफान होता है, समुद्र खुद को ठंडा रखने के लिए तूफान पैदा करता है और उससे हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान होता है। ओके, बहुत ज़्यादा। पिछले साल जो तूफान आया था भारत बांग्लादेश में, अम्फान 2020 में, उससे 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। 1 लाख करोड़ रुपए का। ये रिपोर्ट है विश्व मौसम संगठन की है। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये तूफान की ताकत और बढ़ेगी और जान माल का नुकसान होगा। थोड़ा डिटेल हो रहा है, लेकिन बता दूं आपको कि भारत के 65 से 70 जिले तट पर हैं। ओके, तट की बात कर रहा हूँ, जो समुद्री
एरिया है वहाँ पर 7500 किलोमीटर का भारत की तटीय रेखा है और तूफान लगातार अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, ओके, ये रिपोर्ट देख रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ इंक्रीज्ड ग्लोबल इकोनॉमी इनइक्वालिटी। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एक दशक में भारत को 2% जीडीपी का नुकसान हुआ है तूफान से, और जो पर्यावरण से रिलेटेड जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से, ओके, काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। अमीर देशों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब देश हैं और डेवलपिंग कंट्री हैं उनको दिक्कत होती है। और इसी की रिपोर्ट ये कहती है कि तूफान, सूखा, इन सब की वजह से अगर ये सब नहीं होता तो पिछले 50 साल की बात करें तो भारत की जीडीपी में 30% की ग्रोथ हो गई होती। तो यहाँ सवाल उठता है कि तूफान का नाम यास किसने रखा है? तो आंसर होगा ओमान ने, ओके। और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो तूफान आया था ताउते, उसका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था। कैसे नाम तय होता है? तो हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश मिलकर ये तय करते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। तो ये सब मिलकर 2004 से चक्रवाती तूफानों के नाम देने की व्यवस्था इन लोगों ने शुरू की हुई। सब देशों ने, ये सब देश लिस्ट बनाकर भेज देते हैं और उनके लिस्ट रख दिया जाता है। जैसे जैसे चक्रवाती तूफान आता है वैसे वैसे उसके नाम रख दिए जाते हैं, ओके। तो इस बार जो यास आया है उसका नाम रखा है ओमान ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मई तक का जो करंट अफेयर्स है उसका PDF अवेलेबल हो गया है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अब तक का यानी 5 महीने का करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं। और 2020 का जो करंट अफेयर्स का बुक है अमेज़न पे बेस्ट सेलर है, वो भी आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देखना आप जरूर। जब तूफान की बात हो रही तो अगला क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड ले लेते हैं। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते जो कि 17 मई को टकराया है भारत से, तो गुजरात में किस जगह इसकी टक्कर हुई है या कहें लैंडफॉल कहाँ पर हुआ है? तो आंसर होगा सौराष्ट्र तट पर, ओके, सौराष्ट्र तट पर। इस दौरान इसकी जो हवा की रफ्तार है वो 185 किलोमीटर पर आवर थी, ओके। ये तूफान आगे बढ़ता आया तो जितने भी कोस्टल एरिया हैं उन सबको इफ़ेक्ट किया। मुंबई में काफ़ी बारिश हुई, गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब में इसका असर देखा गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से प्रभावित किस राज्य को 1000 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? आंसर होगा इसका गुजरात, ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जायजा लिया, वहाँ जो तूफान आया था उसके वजह से जो नुकसान हुए हैं उसको लेकर, और हवाई संरक्षण की भी किया था, और उसके बाद ये रकम जो है देने की घोषणा हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH का अध्यक्ष दोबारा किसे चुना गया है दूसरी बार? आंसर होगा नरेंद्र बत्रा, ओके। देखिए मई 2021 में अभी हाल ही में FIH कांग्रेस की 47th कॉन्फ्रेंस हुई, मीटिंग हुई, और उसी में नरेंद्र बत्रा को अध्यक्ष बना दिया गया, ओके। ये अध्यक्ष पद जो है, इस पद पर वो 2024 तक रहेंगे। कार्यकाल जो है वो 4 साल का होता है, लेकिन अब घटाकर 3 साल कर दिया गया है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात है, FIH मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी FIH की? 7 जनवरी 1924 को। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, RBI से रिलेटेड है। RBI ने केंद्र सरकार को अधिशेष यानी सरप्लस रकम से कितने करोड़ रुपए का ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है मई 2021 में? आंसर होगा 99,122 करोड़ रुपए। इतनी रकम केंद्र सरकार को दे रहा है RBI, ओके। 31 मार्च 2021 को जो समाप्त हुआ है फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें देखा गया और 9 महीने की अकाउंटिंग टर्म के लिए गवर्नमेंट को सरप्लस के रूप में 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मीटिंग हुई निदेशक मंडल की,
तो और उसी में ये फैसला लिया गया है। ओके, और इसके अलावा आरबीआई बोर्ड ने आकस्मिक जो जोखिम बफर को 5.5% को बनाए रखने का फैसला किया। तो यह सवाल उठता है कि सरप्लस अमाउंट क्या होता है आरबीआई में। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको अपनी इनकम का कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, जरूर जो प्रावधान है, इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको सरप्लस कहते हैं। ओके, आरबीआई को ये सरप्लस अमाउंट का कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है। तो आरबीआई के इनकम का जो बड़ा जरिया है, यानी सरप्लस कहाँ से आता है, तो बॉन्ड से जो ब्याज मिलता है, इसके अलावा जो बैंकों को लोन देता है आरबीआई, तो उसके ब्याज से इनकम होता है। ओके, आरबीआई इस सरप्लस फंड में से सरकार को रकम देती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देखने को मिल रहा है कि सरकार के दबाव में आरबीआई काफ़ी ज़्यादा रकम दे रही है। 2010-11 में देखिए जो स्थिति थी उसका बढ़ा, और ये हम लोग ने देखा कि 18-19 में ख़ास तौर पे ये सरप्लस अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1,80,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा चला गया। और अभी हम लोग ये देख रहे हैं, चूँकि कोविड-19 है, सरकार के पास इनकम का जरिया भी बहुत कम हो गया है। जब लॉकडाउन है तो कुछ चल नहीं रहा है, टैक्सेस कम आ रही हैं, जीएसटी कम आ रहा है और भी टैक्सेस कम आ रहे हैं, तो अब सरकार ने दबाव डाला और आरबीआई से 99,122 करोड़ रुपए जो हैं लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किस मॉडल ने जीता है? आंसर होगा एंड्रिया मेजा। ओके, कौन है वो? तो मैक्सिको की निवासी हैं, ठीक है, और भारत की एडलाइना कैस्टेलिनो वो 3rd रनर अप रही हैं। तो ये मिस यूनिवर्स का खिताब का ये आयोजन हुआ था, प्रतियोगिता हुई थी। ये 69th अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता थी। ओके, अभी हाल ही में यूएसए के फ्लोरिडा में हुआ, और मिस मैक्सिको हैं एंड्रिया मेजा, तो उनको ये खिताब मिला है 2020 का। ओके, पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी टुंजी, तो उन्होंने विश्व सुंदरी का ये खिताब एंड्रिया मेजा को पहनाया, ठीक है। और आपको बता दूं कि मिस यूनिवर्स 2020 प्रतियोगिता में ब्राज़ील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप रही हैं, पेरू की जेनिक मैकेटा सेकंड रही हैं, और भारत की एडलिना कैस्टेलिनो वो 3rd पोजीशन पर रही है इंडियन। अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले हेवीवेट विश्व चैंपियन फाइटर होने का गौरव किसने हासिल किया? इसका आंसर होगा अर्जुन सिंह भुल्लर। ओके, भारतीय मूल के हैं लेकिन कनाडाई रेसलर हैं, कनाडा के लिए खेलते हैं अर्जुन सिंह भुल्लर। तो उन्होंने फिलीपींस मूल के अमेरिकी ब्रांडर वोरा को हराया है, और अभी हाल ही में ये चैम्पियनशिप उन्होंने जीत ली है। ओके, अर्जुन ने वर्ष 2010 में जो दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भी गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था, हालांकि उस वक्त भी वो कनाडा की ओर से ही खेल रहे थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया हेड कोच किसे बनाया? इसका आंसर होगा रमेश पोवार। ओके, उन्होंने किसकी जगह ली है? WV रमन की जगह ली है। ओके, हालांकि इससे पहले भी वो इंडियन वुमेंस टीम के साथ काम कर चुके हैं कोच के रूप में। हालांकि 2018 में जब वो कोच बने थे तो टीम इंडिया की सीनियर प्लेयर मिताली राज के साथ विवाद हुआ था, बाद में सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से वो जुड़ गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंडियन नेवी के किस विध्वंसक पोत यानी डिस्ट्रॉयर शिप को 41 साल बाद मई 2021 में सेवा मुक्त कर दिया गया यानी डीकमीशन्ड किया गया है? आंसर होगा इसका INS राजपूत। ओके, INS राजपूत को 41 साल बाद सेवानिवृत्त किया गया है, और 21 मई 2021 को ये वहाँ से सेवा मुक्त किया गया। ओके, निर्माण कब हुआ था? 11 सितंबर 1976 को हुआ था। सोवियत रूस ने इसका निर्माण किया था, ठीक है। काशिन श्रेणी का ये युद्धपोत था, और काफ़ी वक्त तक भारतीय सेना के लिए इसने काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, इजराइल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष 21 मई 2021 को थम गया,
तो ऐसा कितने दिनों बाद हुआ, यानी संघर्ष शुरू होने के कितने वक्त बाद, कितने दिनों बाद? आंसर होगा 11 दिन। ओके, सीज फायर हुआ है 21 मई 2021 को लागू हुआ। इजरायली कैबिनेट और हमास ने सीज फायर की पुष्टि की है और ये माना जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में ये फैसला लिया गया है इजराइल के द्वारा। ओके, हमास तो चाह ही रहा था कि रुके। इस संघर्ष के बारे में आपको बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच में 10 मई 2021 को ये संघर्ष शुरू हुआ था। हुआ ये था कि उससे पहले यरूशलेम में अल अक्सा जो मस्जिद है यहाँ पर, तो वहाँ पर फ़िलिस्तीनी प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच में झड़प हो गई थी। इसके बाद चरमपंथी संगठन हमास ने यरूशलेम और इजराइल के कई सारे और शहरों पर रॉकेट दागे थे। इजराइल ने भी हमास को निशाना बनाते हुए सैकड़ों फायर किए थे। 11 दिन तक खूनी संघर्ष हुआ और 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। फ़िलिस्तीन के 232 लोग मारे गए, इसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। ओके, इजराइल का कहना है कि 160 लड़ाकों को, यानी हमास का जो लड़ाके हैं उसको मार गिराया। ठीक है, इजराइल के भी कुछ लोग मारे गए हैं इसमें। इजराइल ने अपनी तरफ से 4300 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। ओके, उधर हमास की ओर से भी ढेर सारे रॉकेट दागे गए, लेकिन इजराइल ने ज़्यादातर रॉकेट को वहीं रोक लिया। आयरन डोम एक नाम का एंटी मिसाइल सिस्टम है, एंटी रॉकेट सिस्टम है, जिससे ज़्यादातर जो भी आ रहे थे, हमले हो रहे थे, उसको ये रोक दे रहा था रास्ते में। ओके, हमास फ़िलिस्तीन का ही एक संगठन है, लेकिन वो चरमपंथी संगठन है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। PDF अवेलेबल हो गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आ गया है वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं।